हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। आज से हम लोग अपनी क्लास में शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उनसे आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए आज शुरू करेंगे। 4-5 दिन के बाद क्लास शुरू कर रहे हैं, कुछ रीजंस थे इस वजह से नहीं कर पाए। आज पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण और इससे संबंधित जो भी जानकारी आगे है उसको देखते हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, अरबों ने भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। जब मोहम्मद बिन कासिम के समय में आक्रमण होता है अरबों का, उस समय सिंध पर किसका शासन था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा सिंध पर दाहिर का शासन था और इस युद्ध में दाहिर की पराजय होती है। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम धार्मिक कर, जिसको जजिया कहते हैं, सबसे पहले धार्मिक कर जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अरब आक्रमण के समय में महत्वपूर्ण जो सूचना है वो है चचनामा तथा याहिया अल बलदूरी कृत किताब फतुल अल बलदान। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चचनामा भी पूछा है और किताब फतुल अल बलदान भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद समाप्त किसने किया था, दोबारा किसने लगाया, दोबारा किसने समाप्त किया, यह हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। आगे बात करेंगे। अरबों के प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। मोहम्मद गजनवी कब आता है? इसका टाइम क्या है भारत में? 998 से 1030 ईस्वी इसका टाइम है। देखेंगे 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। 977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास और दामाद, क्या नाम था? सुबुक्तगीन, ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। दोनों नाम याद रखिएगा, जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब देखेंगे इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र, जिसका नाम था महमूद गजनवी, 27 साल की अवस्था में 998 ईस्वी में शासक बनता है। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामिनुद्दौला यानी साम्राज्य की दक्षिणी भुजा एवं यामिनुल मिल्लाह मतलब धर्म संरक्षक की उपाधियां दी थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि यामिनुद्दौला किसकी उपाधि थी, तो ऑप्शन में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी भी था, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी की ये उपाधि थी। कौन सी? यामिनुद्दौला और अमीनुल मिल्लाह। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा, जिनका नाम था जयपाल, इनके विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय होती, यानी जयपाल इसमें हारते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लोलुपता यानी धन को लूटना। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका क्या उद्देश्य था? शासन करना उद्देश्य था कि धन को लूटना था? तो इसका आंसर हो जाएगा धन को लूटना, या धन की लालसा इसके अंदर ज़्यादा थी। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। क्वेश्चन पूछा जाता है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा ये था महमूद गजनवी। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम। ऑप्शन में भीम प्रथम सेकेंड सब रहता है, तो याद रखिएगा भीम प्रथम था। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि अलबरूनी किसके दरबार में रहता था, तो अलबरूनी और फिरदौसी, उतबी, बैहाकी ये सारे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था और इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म वर्तमान खीवा में हुआ था। अबू रेहान किसको कहा जाता था? अलबरूनी को अबू रेहान कहा जाता था। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया और इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। आप लोग जानते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किताबुल हिंद किसकी है? ये अलबरूनी की किताब है। उसके समय का महमूद गजनवी के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद में पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। टाइम था 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी।
मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन गौर प्रांत का शासक था। वे शंस बनी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी का संबंध किस वंश से था, तो याद रखिएगा शंस बनी वंश से इसका संबंध था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में, कहाँ पर? मुल्तान में। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर होता है, और उस समय मुल्तान पर करमाथी जाति के मुसलमान शासक थे। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गोरी को परास्त कर दिया। तो गुजरात में गौरी ने कब आक्रमण किया था? 1178 में, और सबसे पहले मुल्तान में इसने आक्रमण किया था 1175 में। दोनों पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। एक भी क्वेश्चन बना है कि किसके सिक्कों पर कलमा और लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, तो ये था मोहम्मद गोरी। आप लोग मुगल काल में मत जाइएगा, ये मोहम्मद गोरी से संबंधित है। क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है ये। आगे बात करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल का टाइम था 1206 से लेकर के 1526, और 1526 में बाबर आके क्या करता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या ममलुक वंश की स्थापना की थी। गुलाम या ममलुक वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो लाहौर, दिल्ली, आगरा, ये सब रहता है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा लाहौर इसकी क्या थी? राजधानी थी, और इसको तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठता है तो वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों में दान देने वाला इसको कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहते हैं, और इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये एक मस्जिद है। कहाँ पर? अजमेर में। किसने बनवाई थी? ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, का से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, का से कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिल्ली में इसका निर्माण करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, और फिरोज तुगलक ने इस पर काम भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलने के कारण। जब ये चौगान खेल रहा था उस समय घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में मृत्यु होती है, और उसे कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था, और लाहौर ही इसकी राजधानी भी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह, जिसने केवल 8 महीने ही शासन किया था। तो अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला शासन किसका था, उसके बाद में किसका था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 में था, और आराम शाह ये सिर्फ 8 महीने शासन करता है, और आराम शाह के आराम करने के बाद में इल्तुतमिश आता है। कब? 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था कौन? इल्तुतमिश। इलबारी तुर्क था। क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्तुतमिश कहाँ का था, तो ये इलबारी तुर्क था। इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है उस समय इल्तुतमिश कहाँ पर था, तो ये बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर रखी थी? लाहौर में, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी को कहाँ पर ले आया था? दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली पर अपनी राजधानी इसको स्थापित करता है। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान आज़म की उपाधि प्रदान की थी। तो सुल्तान आज़म की उपाधि किसकी थी? ये थी इल्तुतमिश की। गाइस, जो हम लोग ये नोट्स पढ़ रहे हैं ना, इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है, इसको आप पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा इसकी क्या वैल्यू है।
उसके शासन को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी जिसको तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा भी कहा जाता है, यानी 40 ये सरदारों का एक ग्रुप था। तुर्कान ए चहलगानी, इसको ख़त्म किसने किया था? बलबन ने इसको तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था। आगे बात करेंगे, इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। टंका, ये कौन सा था? चांदी का टंका था। और जीतल, ये कौन सा था? तांबे का जीतल था। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे जो इंपॉर्टेंट थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, जो टंका था ये 175 ग्रेन का था। 175 ग्रेन भी याद करिएगा, ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और टंका और जीतल तो ऐसे भी वनडे एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। इसके सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की जाती है। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज़ खां ख्वारिज्म के मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। कौन? चंगेज़ खां। इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ई से एकता और ई से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में तुर्की अमीरों ने उसका पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने के लिए पूछा गया था कि इनको क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आता है आराम शाह, उसके बाद में आता है इल्तुतमिश और फिर ये आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह और इसके बाद में आती है रज़िया सुल्तान। ठीक है, रुकनुद्दीन को जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर रज़िया को सुल्तान बनाया गया। और रज़िया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल में पहली महिला जो सुल्ताना बनी थी उसका क्या नाम था? रज़िया सुल्तान था। ये शासक करने वाली बनी थी। अब रज़िया सुल्तान को भी पढ़ लेते हैं। 1236 से 1240 इनका टाइम पीरियड था। रज़िया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका जिसका नाम क्या था? रज़िया सुल्तान। रज़िया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा मतलब कोट और कुल्हा मतलब टोपी धारण कर शासन का कार्य खुद संभालती थी। मिन्हाज सिराज तबकाते नासिरी का लेखक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तबकाते नासिरी किसने लिखी है? तो किसने लिखी थी? मिन्हाज ए सिराज ने। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन लगाइए, पता चलेगा यहाँ से कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रज़िया ने 3 साल 6 महीनों 6 दिन शासन किया था। ये तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहली महिला शासिका कौन थी मध्यकाल में? रज़िया सुल्तान थी। तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? मिन्हाज ए सिराज। रज़िया के विरुद्ध तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तेदार जिसका नाम था अल्तूनिया ने विद्रोह किया था। रज़िया ने अल्तूनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रही। रज़िया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। और रज़िया की मृत्यु के बाद में बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, जिसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। गाइज आप लोग इनके क्रम ज़रूर याद रखिएगा। आरओ एआरओ पीसीएस में इनके क्रम बहुत पूछे जाते हैं। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 1246 इसका टाइम पीरियड था। 1246 में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। किसने षड्यंत्र किया था? बलबन ने। मिन्हाज ए सिराज की पुस्तक अभी हमने पढ़ी तबकाते नासिरी, इसी को समर्पित है। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उलूग खां की उपाधि किसकी है? यह है बलबन की। किसने दी थी? नासिरुद्दीन ने दी थी। और नायाबे मामलिकात का पद भी दिया था। आज की क्लास होती है कंप्लीट। आगे की क्लास में हम लोग इसको कल करेंगे, बलबन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इससे जुड़े रहिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हम लोग पढ़ रहे थे सल्तनत काल, उसमें आज पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए।
क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। देखेंगे बलवन का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, ये मैचिंग में भी पूछे जाते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1266 से 1287 बलवन का टाइम पीरियड होता है। और गयासुद्दीन बलवन ने सिजदा पैबोस जैसी अपनी प्रथाएं शुरू की थी, रक्त और लोह की नीति भी अपनाई थी, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। बलवन का टाइम था 1266 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहता है। बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, रक्त और लोह की नीति। क्वेश्चन यही पूछा जाता है डायरेक्ट, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो ये था आंसर हो जाएगा आपका बलवन। बलवन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई कहा है। ठीक है, बलवन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलवन ने दीवाने अर्ज, नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछे जाते हैं कि दीवाने अर्ज सल्तनत काल में कौन सा विभाग था, तो अर्ज की बात जहाँ पर आएगी तो याद रखिएगा ये एक सैन्य विभाग था। ठीक है, और आरिज मुबालिक कौन था, वो सैन्य विभाग का जो अधीक्षक होता था, उसको देखभाल करता था, वो सैन्य विभाग से संबंधित है। अर्ज के नाम से याद रख लीजिएगा, सैन्य से इसका संबंध होगा। बलवन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सिजदा और पैबोस से, याद रखिएगा बलवन ने इनको शुरू किया था। बलवन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्यौहार, जिसको आप लोग जानते हैं नौरोज़ के नाम से, नौरोज़ मनाने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, ये बलवन ने ही की थी। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है तथा अमीर हसन दहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको 2500 बार क्वेश्चन मिला ही होगा। अगर आप लोग टेस्ट लगाते हैं कि तूतिए हिंद किसे कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। बलबन से एक बात और याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो तुर्काने चहलगानी यानी 40 सरदारों का जो समूह बनाया था, उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने बताया। आगे चलेंगे। बलबन की मृत्यु के बाद में उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पश्चात में अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बनता है। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में आता है खिलजी वंश। ये वंश भी याद रखिएगा, सबसे पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है। ये भी अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो याद कैसे रखेंगे, ट्रिक याद रख लीजिएगा। ए गुल खिल तू शैलो में, ए गुल में से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, ए गुल खिल तू शैलो में, तू से तुगलक वंश, शै से सैयद वंश और लो आपको याद रखना है लोदी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनको बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। क्वेश्चन मिलान में पूछा जाता है, ये अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। अगर खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 से लेकर के 1320 इसका टाइम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे छोटा टाइम पीरियड किस वंश का था, ये तो किसका 30 साल का था, खिलजी वंश का। और सबसे बड़ा किसका था वो आप लोग बताइएगा। क्या तुगलक वंश का सबसे बड़ा था? आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा। गुलाम वंश के पतन के बाद में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन भी रहता है तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। गुलाम वंश की स्थापना के बाद में पतन के बाद में खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत जिनका नाम था सादी मोला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा 1296 में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई और अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद में शासक बनता है 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी के रूप में उत्कीर्ण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, उनको भी देखते चलिएगा। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि राय रायन की उपाधि किसकी है, तो रामचंद्र देव की है। किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी जिसको कहते थे बरीद मुमालिक। अब याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा बरीद मुमालिक शब्दावली का संबंध किससे है, तो ये एक गुप्तचर विभाग था और उसका जो मुख्य अधिकारी था वो बरीद मुमालिक कहलाता था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद यानी संदेशवाहक या हरकारा थे।
अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। 3600 बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एकदम रट लीजिएगा। अलाउद्दीन से ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसकी खूब पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो राज व्यवस्था थी उसमें भ्रष्टाचार लूट को खत्म करने के लिए इसको बनाया गया था। अलाउद्दीन ने सीरी का किला, 1000 खंबा महल, हौज ए खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आ से अलाई और आ से अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। सॉरी। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसको नकद वेतन देता था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि नकद वेतन रखने वाली सेना स्थायी रूप से किसने रखी थी? ये थी अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बार बार इसको इसलिए बताती हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो क्वेश्चन पूछा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट ज़रूर होते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का कितना % भाग भूमि कर के रूप में लिया था? ये 50% भाग भूमि कर यानी खराज के रूप में लिया था। याद रखिएगा, ये शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। खराज का संबंध क्या था? ये भूमि कर था। अलाउद्दीन ने लूट क्या धन, देखिए अगर खराज की बात होगी तो भूमि कर से संबंधित है खराज, जबकि खम्स की बात होगी तो लूट का जो धन होता था उसको खम्स कहते थे। इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर इसने 4/5 भाग कर दिया था। इससे पहले क्या होता था? जो खम्स होता था यानी लूट का जो धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/5 रहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग कर दिया। ये PCS में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इब्न बतूता ने रेहला, क्वेश्चन बनता है रेहला किसका है? रेहला की रचना किसने की थी? तो इब्न बतूता ने रेहला। इसामी ने फुतुहाते सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतुह की रचना की थी। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तूतिए हिंद कहते हैं। इन्होंने खजाइनुल फतुह की रचना की थी। रेहला भी इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता ने इसकी रचना की थी। फुतुहाते सलातीन की रचना इसामी ने की थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। आगे चलते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख कर हैं, इंपॉर्टेंट हैं कर, उसके प्रकार क्या है? देखिए, जजिया कर क्या था? ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खम्स अभी बताया, खम्स या खुम्स ये युद्ध में लूट से जो प्राप्त धन होता था उसको खुम्स या खम्स बोलते थे। और जो खराज था ये गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर था। देखिए गाइज, ये शब्दावलियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम में। आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र जिसका नाम था मुबारक खिलजी। 1316 में गद्दी पर बैठता है। कहाँ पर? दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन था? ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो ऑप्शन में यही लिखा था, इसका आधा नाम मुबारक शाह, तो याद रखिएगा इसका नाम। और अल इमाम, उल इमाम, खिलाफतुल्लाह आदि उपाधियाँ इसने धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनता है। इसके बाद में आता है तुगलक वंश। इसका लंबा पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा यही था, 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक की चलता है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, जिसको गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। याद रखिएगा, गाजी मलिक भी पूछा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक भी पूछा जाता है, यही तुगलक वंश का शासक था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण कराया था। आगे बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक। जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच संबंध जैसे कैसे थे? कटुतापूर्ण इनके संबंध थे। औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा। हनूज दिल्ली दूरस्थ ये किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया था कि नहरों का निर्माण सल्तनत काल में किसने कराया था सिंचाई के लिए? ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के नाम से याद रख लीजिएगा। 1325 से 1351 तक था। इसको जोना खां भी कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में जोना खां, यह मोहम्मद बिन तुगलक, टाइम था 1325 से 1351 में, ये सुल्तान बनता है। तुगलक
मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, ऐसी अपनी नीतियाँ चलाता था, लेकिन इसकी नीतियाँ दुर्भाग्यवश कहें तो वो असफल हो जाती थीं। लेकिन ये तुगलक वंश में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। तांबे का सिक्का प्रतीक रूप में कौन चलाता है? यही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बना है कि दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित विभाग है, क्वेश्चन पूछा है। याद रखिएगा, इसको किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। मोरक्को यात्री, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके समय में आता है? मोरक्को यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया था। इब्न बतूता ने अपना यात्री वृत्तांत था अरबी भाषा में, जिसका नाम था किताबुल रहला नामक ग्रंथ में लिखा था। तो किताबुल रहला किसकी है? याद रखिएगा, इब्न बतूता की। ये किसके टाइम में आया था? ये आया था, अभी हमने देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। और कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैन धर्माचार्य जिनका नाम था जिन प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों को इसने संरक्षण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्यौहार होली में सम्मिलित होता था। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल में कौन सा शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों में सम्मिलित होता था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल की बात हो रही है। गुलाम वंश में, मुगल वंश में तो अकबर भी सम्मिलित होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं थी दोआब में कर वृद्धि, इंपॉर्टेंट है, सारे एकदम ये 3-4 लाइन है, बिल्कुल रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोआब में कर वृद्धि कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन, इसका इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी लेकर जाता है। कहीं आपको दौलताबाद भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कौन लेके जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का चलन करता है। खुरासान तथा कराचिल के अभियान में भी ये सम्मिलित था। सॉरी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य जिसका नाम था विजयनगर, उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसके समय में की थी? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा हुआ है। सुल्तान के निधन पर बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। देखिए, बहुत ही पढ़ा लिखा था, अपनी नीतियाँ, इसके काम भी बहुत अच्छे अच्छे इसने किए थे, लेकिन क्या होता है, इसके सारे काम दुर्भाग्यवश उल्टे ही हो जाते हैं। इसीलिए ये बदायूनी का कथन था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा। किसने कहा था? यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बदायूनी ने। क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये कथन किसका है? तो बदायूनी का ये कथन है। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान बनता है। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड देखिए, 1351 से 1388 है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा जौनपुर की स्थापना किसकी याद में करता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक। उसको हम जोना खां अभी पढ़ा था, उसी की याद में इसने जौनपुर की स्थापना की थी। नए नगर इसने बसाए और अनेक नहरें भी इसने बनवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हब ए शर्ब, यही शब्दावली पूछी गई थी। हब ए शर्ब का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, शर्ब की जहाँ पर बात आएगी तो सिंचाई से संबंधित है। हब ए शर्ब अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। देखिए, प्रथम जहाँ पर होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हब ए शर्ब यानी सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली में शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। इसने दासों की देखभाल के लिए एक नया विभाग बनाया था जिसको कहते थे दीवाने बंदगान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने बंदगान, लोक निर्माण विभाग किसने बनवाए थे? दीवाने इस्तेहाक किसने बनवाए थे? ये सारे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। देखिए, शफा ये अरबी शब्द है। शफा या शिफा का मतलब होता है किसी भी इंसान को बीमार है उससे बीमारी को दूर करना। तो याद रखिए, शफा का मतलब हो किसी की बीमारी को दूर करना, तो ये शफा अस्पताल से संबंधित हो गया। क्योंकि अस्पताल हम क्यों जाते हैं? कि दवा लेने तो जाते हैं, अपनी बीमारी को ख़त्म करने तो जाते हैं। इसने दारुल शफा का अर्थ इसने क्या था? ये दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा जिसको कहते हैं फुतूहात फिरोज शाही, फुतूहात फिरोज शाही किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी अपनी आत्मकथा।
ठीक है। लेकिन तारीख फिरोज शाही पूछ लेगा तो वो किसी और की है, वो किसकी है? तारीख फिरोज शाही आप लोग बताइएगा, बर्नी की है किसकी है? लेकिन याद रखना फुतूहात फिरोज शाही की बात होगी तो इसकी आत्मकथा है, ये फिरोज शाह तुगलक की है। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स से सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। इसने अद्धा और बिख नामक सिक्के जारी किए। क्वेश्चन पूछा गया था अद्धा और बिख नामक सिक्के किसने जारी किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, जो तांबे और कांसे से निर्मित थे। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अजीजुद्दीन खालिद द्वारा दलियाते फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया था। नासिरुद्दीन महमूद आता है 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ता से तैमूर, ता से 13, तो 1398 में किया था। किसके शासनकाल में किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। गाइस आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे कल देखेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन बार बार करिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थिरा क्लासेस। सल्तनत काल को आगे बढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे सैयद वंश। इसके आगे जो भी छोटे छोटे नोट्स रहेंगे उनको कवर करेंगे। सैयद वंश की अगर बात करेंगे तो इसका टाइम है 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज़र खां। इन्होंने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा कल की क्लास में पढ़ाया था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर भारत पर आक्रमण करता है। कब? 1398 ईस्वी में। अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को एक तरीके से पढ़ते हैं, लिंक करके पढ़ते हैं, तभी समझ में आता है। हर एक चीज़ की कड़ी बंदी रहती है। अगर आप बीच बीच से पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। खिज़र खां को तैमूर ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिज़र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा ये रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहता है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। खिज़र खां के बाद में आता है मुबारक शाह। टाइम था 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि तारीख मुबारक शाही, इसके लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण किसने दिया था? मुबारक शाह ने। यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछा हुआ है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है, इन्होंने क्या लिखा था? शायद मैंने उल्टा बोल दिया। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सैयद वंश का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, और इसको संरक्षण दिया था मुबारक शाह ने। आगे चलेंगे, लोधी वंश के बारे में देखते हैं। 1421 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। और लोधी वंश में इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 में बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। तो बहलोल लोधी को पहले देखेंगे। 1451 से 1489 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। लोधी वंश की स्थापना करता है कब? 1451 ईस्वी में। इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी बनता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। देखेंगे ये लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने नाप के लिए एक पैमाना प्रारंभ किया जिसका नाम था गजे सिकंदरी। नाम से पता चल जाएगा गजे सिकंदरी किसने शुरू किया था? सिकंदर लोधी ने। क्या था ये? नाप का एक पैमाना था। सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फरहंगे सिकंदरी का जो फारसी में अनुवाद हुआ था कौन सा ग्रंथ था? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा ये था एक आयुर्वेदिक ग्रंथ। कौन? फरहंगे सिकंदरी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था फरहंगे सिकंदरी के नाम से। सिकंदर लोधी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जते सिकंदर शाही की रचना होती है। सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं करता है। क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन करता था? गुलरुखी के नाम से कविताएं करता था सिकंदर लोधी।
नोट देख लीजिएगा इसका। सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क्या किया था? आगरा नामक एक नवीन नगर की स्थापना की थी। आगरा को किसने बसाया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिकंदर लोदी ने कब? 1504 ईस्वी में। मोठ मस्जिद का निर्माण, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है कि मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में होता है और ये मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन यही बनता है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और कौन हारता है इसमें? इब्राहिम लोदी हार जाता है। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से उसका युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। दिल्ली नहीं, लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा सल्तनत काल में शासक था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी ही था जो युद्ध के मैदान में बाबर से लड़ते हुए मारा गया था। और ये युद्ध हुआ था पानीपत का अप्रैल 1526 में। आगे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था को देख लेंगे। सुल्तान की पदवी का प्रारंभ किन्होंने किया था? तुर्की शासकों ने किया था। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी था। उसमें केंद्रीय शासन का जो प्रधान था वो सुल्तान था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। जो भी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने टर्म्स, ये शब्दावलियाँ पढ़ी थी, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें मध्य भारत के इतिहास में काफ़ी बार पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे आ गया, एक बार इसको जल्दी से देखते चलिएगा। स्क्रीनशॉट रखिए, इससे क्वेश्चन मैचिंग में पूछा जाता है और डायरेक्ट भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक हैं। नाम उससे संबंधित विभाग, उसका संस्थापक कौन है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि जहाँ पर अर्ज की बात होगी तो याद रखिएगा सैन्य विभाग की यहाँ पर बात हो रही है। तो दीवाने अर्ज की अगर बात कर ली जाए तो ये सैन्य विभाग था और इसका संस्थापक था बलबन। यानी दीवाने अर्ज को शुरू करने वाला कौन था? बलबन। दीवाने रियासत, इसका संबंध किस विभाग से था? ये था बाजार नियंत्रण से। अलाउद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। गाइज इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका जो भी क्वेश्चन है वो भी करा देंगे, आप लोग बताइएगा। दीवाने वकूफ़, ये था व्यय विभाग से संबंधित, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको शुरू किया था। दीवाने मुस्तखराज इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, बंदगान, ये तो अक्सर रिपीट होते हैं। मुस्तखराज क्या था? दीवाने मुस्तखराज ये एक वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शुरू किया था। दीवाने बंदगान बंदियों से संबंधित देख लीजिएगा, दासों की देखभाल के लिए था और फिरोज शाह तुगलक ने इसको शुरू किया था। दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको शुरू किया था, यानी इसका संस्थापक यही था। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। आज की क्लास में इतने ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, इसलिए छोटी सी क्लास है, इसको बार बार देखिएगा। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसी की क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे दीवाने रिसालत, ये कौन सा विभाग था? विदेश विभाग था। बारिद ममालिक, गुप्तचर विभाग के जो प्रधान अधिकारी थे मध्यकालीन इतिहास में, उसको बारिद ममालिक कहा जाता था। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया था। दिल्ली के जो सल्तनत था उसमें प्रशासनिक विभाग, उनके संस्थापक, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। आज देख लेते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन है। इसके आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, इसके लेखक कौन थे? अलबरूनी, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। शाहनामा का रचनाकार कौन था? फिरदौसी। तबकाते नासिरी इंपॉर्टेंट है, मिलान करने पूछे जाते हैं। मिनाज ए सिराज, तारीख़ फिरोज शाही है, किसकी? ज़ियाउद्दीन बरनी की। लेकिन फुतूहाते फिरोज शाही किसकी, आप लोग बताइएगा। रहला इबन बतूता इसका लेखक था। किताबुल यामिनी का लेखक उतबी। खजाइनुल फुतूह या तुगलकनामा का लेखक था अमीर खुसरो। और श्री कृष्ण विजय जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? मालाधर बसु ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। आगे चलेंगे विजयनगर साम्राज्य की ओर।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर है बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता इनके पिता संगम के नाम पर ही इन्होंने अपने वंश का नाम क्या रखा था? संगम वंश रखा था। कृष्ण देव राय तुलुप वंश का शासक था। कृष्ण देव राय काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, और ये भी याद रखिएगा कि संगम वंश के बाद में कौन सा वंश आता है। ठीक है, संगम वंश के बाद में आता है सालुब, और सालुब के बाद में आता है तुलुब वंश, फिर उसके बाद में आता है अराकामेडू। चलिए देखेंगे, कृष्ण देव राय ये तुलुब वंश का संस्थापक था। कृष्ण देव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कृष्ण देव राय के शासनकाल को कहते हैं। कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य आदि की उपाधियां धारण की थी। कृष्ण देव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम तथा तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा, तेलुगु भाषा में इसकी रचना किसने की थी? कृष्ण देव राय ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बाबर जो है, इसकी आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, इसमें किस शासक के बारे में बताया है? तो कृष्ण देव राय के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में इसने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। तालीकोटा का युद्ध है, कब होता है? 23 जनवरी 1565 को होता है। इसको बन्नी हट्टी या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध के बाद में ही विजयनगर जो साम्राज्य थी उसकी पराजय होती है। उसमें इसके तालीकोटा युद्ध के बाद में ही विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है? पतन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं पतन हो जाता है एकदम जड़ से ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। ये टेबल देख लेंगे इससे पहले। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेश यात्री, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। निकोलो कॉन्टी कहाँ का था? इटली का था। किसके दरबार में आता है? ये शासक था देवराय फर्स्ट, इसके शासनकाल में आता है। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, देवराय सेकंड के शासनकाल में आता है। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्ण देव राय के समय में आता है। बारबोसा ये पुर्तगाल का था, कृष्ण देव राय के समय में आता है। और नूनिच ये पुर्तगाल का यात्री था, अच्युत राय के समय में आता है। अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, पता नहीं मुझे कौन सा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे। उसमें निकोलो कॉन्टी था, डोमिंगो और ये नूनिस, इसके साथ में कोई एक और था। और पूछा गया था इसमें पुर्तगाल का यात्री कौन नहीं था? तो याद रखिएगा, निकोलो कॉन्टी पुर्तगाल का नहीं था, ये इटली का था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखेंगे बहमनी साम्राज्य। जफ़र खां, जिसका नाम था हसन गंगू, 1347 से 1358 इसका टाइम पीरियड है। इस जफ़र खां नामक एक सरदार, जिसका नाम था हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। हसन गंगू का नाम तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन जफ़र खां याद रखिएगा, PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, हसन गंगू ना दे करके ऑप्शन में जफ़र खां दिया था। इसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसका नाम क्या रखा था? एहसानाबाद रखा था। प्रमुख राजवंश हैं और उनके संस्थापक के क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बीजापुर राज्य है। आदिल शाही वंश, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिल शाही वंश का जो वंश है उसका राज्य क्या था? बीजापुर राज्य था। उसका संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक था। 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। निजाम शाही वंश, अहमदनगर, मलिक अहमद इसका संस्थापक था। 1490 में इसकी स्थापना होती है। इनको एकदम रट लीजिएगा। अरेंज करने के लिए इससे आता है कि इसको इसकी स्थापना के क्रम में लगाना है। क्वेश्चन पूछा गया था। आदिल शाही वंश, इसका राज्य कौन सा था? ये बीजापुर था। निजाम शाही अहमदनगर। इमाद शाही वंश जो था इसका राज्य था बरहार। फ़तेहुल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था। 1484 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कुतुब शाही वंश, नाम से पता चल जाएगा, का से कुतुब और का से कुली कुतुब शाह और गोलकुंडा, इसके नाम में भी का आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था, इसने बता दिया। आप लोगों के पास कोई ट्रिक होगी देख लीजिएगा। बरीद शाही वंश, इसका संस्थापक था अमीर अली बरीद। क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य था बीदर और स्थापना होती है इसकी 1526 ईस्वी में। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इस टेबल की जो भी करा रहे हैं इसकी वैल्यू पता चलेगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब थोड़ा देखेंगे, कश्मीर घूम लेते हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक, जिसका नाम था शाम मीर,
1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन नाम से सिंहासन पर बैठा। आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसका नाम था शाही खां। यही क्वेश्चन पूछा गया था। जैनुल आबिदीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। जौनपुर देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शर्की वंश की स्थापना किसने की थी, किसने, मलिक सरवर ने की थी। वो कहाँ पर, जौनपुर में। साहित्य और स्थापत्य कला में उन्नति के कारण ही जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है। 2500 बार क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, ये यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का शिराज किसको कहते हैं, जौनपुर को। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था और हुसैन शाह शर्की इस वंश का अंतिम शासक था। अटाला मस्जिद भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि किसने इसका निर्माण करवाया था, इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था 1408 ईस्वी में, और हुसैन शाह शर्की इसका अंतिम शासक था। मालवा को देखेंगे फटाक से। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी और मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण किसने कराया था, नासिरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। दिलावर खां हुसैन खां घोरी इसका वास्तविक नाम था। 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर वहां का स्वतंत्र शासक बनता है। मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। कहाँ पर, मांडू में। मेवाड़ की अगर बात की जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक जिनका नाम था रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कब मिलाया था, 1303 ईस्वी में। बाद में गुहिलोत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा क्वेश्चन में, ये एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना है राणा कुंभा ने कराया था। कब, 1448 ईस्वी में। खानवा का युद्ध काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1527 में होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। 4 युद्ध होते हैं बाबर के भारत में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है, पानी पिया, उसके बाद में बाबर ने खाना खाया, खाना खा के चांद देखा, फिर घर गया और फिर मर गया। चारों चीज़ें याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के बीच, ठीक है। इसमें बाबर, चारों युद्ध में बाबर ही विजय होता है। फिर से देख लीजिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। घर गया से घाघरा का युद्ध होता है, उसके बाद मर गया, ठीक है। मर गया से 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, 1576 ईस्वी में होता है, राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। भक्ति आंदोलन को देखेंगे। भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास कब होता है, 7वीं तथा 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में शक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है, रामानंद को। यही क्वेश्चन पूछा गया था, याद रख लीजिएगा। रामानंद का जन्म कब होता है, 1299 ईस्वी में प्रयाग, वर्तमान प्रयागराज में हुआ, और इन्होंने प्रयाग तथा बनारस में शिक्षा भी प्राप्त की थी। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में याद रखिएगा पद्मावती और सुरसरी महिलाएं थी, इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब हैं, कबीर, रैदास, इन सब के नाम तो जानते हैं, लेकिन 2 महिलाएं थी, पद्मावती और सुरसरी। अगर पूछ लेगा किसकी शिष्या थी, तो ये रामानंद की शिष्या थी। कबीर क्या थे, कबीर जुलाहा थे। क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोगों ने कभी टेस्ट दिया होगा तो देखेंगे उसमें। रैदास ये चमार थे, सेना नाई थी, पीपा राजपूत थे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, गृहस्थ होते हुए इन्होंने जीवन निर्वाह कैसा किया था, एक संत के भांति किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि कबीर के उपदेशों का संकलन क्या है, बीजक है। आगे चलेंगे, देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब होता है, 1469 ईस्वी को होता है। कहाँ पर, पंजाब के तलवंडी में, आधुनिक ननकाना साहिब में। तलवंडी को पूछा जाता है, याद रखिएगा। गुरु नानक, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1469 से लेकर 1539 ईस्वी में सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। आगे देखेंगे मीराबाई। मीराबाई जो थी मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी, और मीराबाई का विवाह कहाँ पर हुआ था, राणा सांगा के बड़े बेटे जिनका नाम था भोजराज, इनके साथ में होता है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी, आप लोग जानते होंगे। बरसी का मायरा है, गीत गोविंद टीका मीराबाई की है, राग गोविंद और राग सोरठा
सोरठ लिखा है। राग सोरठ किसका है? मीराबाई का है। तुलसीदास के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में होता है। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे थे। रामचरितमानस तो काफ़ी फेमस है, सारे लोग जानते हैं। कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका इनकी सर्वोत्तम है। रामचरितमानस पूछा जाता है, विनय पत्रिका बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और हिंदी का जो भी एग्जाम होता है उसमें तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नामदेव के बारे में पूछा गया था, ये कहाँ से थे? तो ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके गुरु का नाम क्या था? विसोबा खेचर या खेचर नाथ इनके गुरु थे। आगे चलेंगे। नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नामदेव का संबंध किस संप्रदाय से थे? तो बरकरी संप्रदाय से इनका संबंध था नामदेव का। रैदास की बात करेंगे तो ये चमार जाति के थे और काशी में निवास करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, नाम से ही समझ जाएंगे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में होता है। धुनिया जाति के थे। दादू 1586 ईस्वी में आमेर में अकबर से मिलते हैं। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, इसको एकदम से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। आगे की क्लास में सूफी आंदोलन देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको कवर करेंगे। तब तक इन्हें खुश रहिए, प्यार बांटिए, बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करना, चीज़ों को यूटिलाइज करना, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उनको अच्छे से अपने टेस्ट में अपना अच्छा से परफॉर्म करना। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए देखेंगे सूफी आंदोलन। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? अरबी भाषा के सफ़ा से होती है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सतारिया अधिक महत्वपूर्ण थे। चिश्ती सिलसिले की बात करेंगे तो भारत में चिश्ती जो परंपरा थी उसकी नींव किसने डाली थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये क्वेश्चन शायद आरओ में पूछा गया था कि बाबा फरीद का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बाबा फरीद का जो नाम था फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर नाम था। चिश्ती सिलसिले को ये शुरू करते हैं और इनका जो नाम है, हम लोग कैसे इनको जानते हैं? बाबा फरीद के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, एक थे निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरे थे नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 1238 से 1325 ईस्वी है। निज़ामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी किसके शिष्य थे? ये बाबा फरीद के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहलवी। निज़ामुद्दीन औलिया किसके थे? बाबा फरीद के। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, याद रखना है। आगे देखेंगे प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। चिश्ती संप्रदाय की बात करेंगे तो भारत में इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय की बात करेंगे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे। सत्तारी सिलसिले की अगर बात कर ली जाए तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी इसके संस्थापक थे। फिरदौसी सिलसिला या फिरदौसी संप्रदाय भी याद रखिएगा इसको, ये बदरुद्दीन इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछा गया है। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। आगे मूव करेंगे। सूफी संत हैं और उनकी क्या उपाधियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रख लीजिएगा एक बार। देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी उपाधि क्या थी? कुतुब उल आफ्ताब थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सुल्तान तारिकीन की उपाधि थी। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। यही क्वेश्चन ये यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा है, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की उपाधि किस उपाधि, मतलब ये पूछा गया था शेख निज़ामुद्दीन औलिया कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो याद रखिएगा महबूब इलाही के नाम से इनको जानते थे और सुल्तानुल औलिया भी इनको कहा जाता था। औलिया से तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन महबूब इलाही यही क्वेश्चन बना था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की उपाधि थी आईना हिंद। शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि थी चिराग-ए-देहलवी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। शेख सलीम चिश्ती को सारे लोग जानते हैं, शेख उल हिंद इनको कहा जाता था। और थोड़ा गला ख़राब हो रहा है,
अकबर ने अपने बेटा जो उसका नाम था जहांगीर, जहांगीर का नाम भी इनके नाम पर ही सलीम रखा था। उसके जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा गया था। अब्दुल कादिर जिलानी, पीरान ए पीर या महबूब सुबहानी कहा जाता था इनको। शेख अहमद सरहिंदी, मुजद्दीन अली सानी इनका उपाधि थी। अगर बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी का पानीपत में पहला युद्ध कब होता है? 1526 में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के छोटे से राज्य में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो फरगना याद रखिएगा। बाबर के पिता का नाम था शेख उमर शेख मिर्ज़ा तथा इनकी माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब जहांगीर का, इल्तुतमिश की बीवी का पूछा गया था और इनकी हमीदा बानो बेगम के बारे में भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा इनका नाम भी कुतलुक निगार खानम किसका नाम था? बाबर की माँ का नाम था। आगे बाबर के जो इंपॉर्टेंट युद्ध है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 युद्ध इसने भारत में करता है और चारों में ये विजेता घोषित होता है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। डेट भी याद रखना है, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाते थे 1526, लेकिन अभी साथ में डेट भी दे देता है तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए डेट भी याद रखते चलिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है और बाबर इसमें विजेता होता है। खानवा का युद्ध होता है कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर इसमें विजेता होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय और बाबर के बीच में, बाबर इसमें जीतता है। और घाघरा का युद्ध होता है 5 मई 1529 ईस्वी को अफगान और बाबर के बीच में, इसमें बाबर विजेता होता है। ठीक है, याद रखिएगा इनका चारों क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी पूछा जाता है। कैसे याद रखेंगे? बाबर के 4 युद्ध हैं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1530 में इसकी मृत्यु होती है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हुमायूं के प्रमुख युद्ध हैं उनको देखेंगे। चौसा का युद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कब होता है? 26 जून 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें शेर शाह विजेता होता है। आगे है बिलग्राम का युद्ध जिसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 17 मई 1540 में होता है। इसमें शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है और शेर शाह सूरी जो होता है ये विजय हासिल करता है। आगे बात करेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, ये क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम था तुजुक बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। आगे देखते हैं बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इस कार्य में पायंदा खान ने भी उसका सहयोग किया था। बाबर की मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में होती है। अभी मैंने बताया था, याद रखना है इन सबको। बाद में इसकी पूर्व इच्छा के अनुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मकबरा कहाँ पर है बाबर का, तो याद रखिएगा काबुल में है। अकबर के मकबरे की बात होगी तो सिकंदरा में याद रखिएगा, आगरा के पास में ही सिकंदरा। हुमायूं के बारे में बात कर ली जाए तो 1530 से 1540 और उसके बाद में दोबारा इसका शासन रहता है 1555 से 1556। 1540 में इसको खदेड़ देता है कौन? शेर शाह सूरी भारत से कुछ टाइम के लिए खदेड़ देता है बाहर। उसके बाद में 1555 में फिर से शासन करता है। 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है दीन पनाह भवन से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। सारी जिंदगी भर ये लड़खड़ाता ही रहा अपनी, वो अंत में भी लड़खड़ाते हुए ही मर गया। शेर शाह सूरी की बात की जाएगी तो 1540 से 1545 का टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 सालों में इसने वो कर दिखाया जो आगे के बहुत सारा मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने भी इसकी चीज़ों को फॉलो किया था। मध्यकाल में भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी ने की थी। उसके बचपन का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। दक्षिण बिहार के सूबेदार जिनका नाम था बहार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में इसको फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बिलग्राम का युद्ध अभी हम लोगों ने देखा था। बिलग्राम के युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। 3600 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। शेरशाह सूरी था, ये बाबर की जो सेना थी उसमें भी ये एक सेनापति था और इसने शेरशाह सूरी ने कहा था अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनको मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। इसका ये सपना सच होता है, भले ही कुछ टाइम के लिए ये मुग़लों को भारत से बाहर कर देता है।
याद रखिएगा कब से, 1540 से 1545 के बीच में ये हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। रोहतासगढ़ के किले की बात करेंगे। रोहतासगढ़ का किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किला एक कोहना के बारे में, काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा किला एक कोहना का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका अंतिम अभियान कब होता है? 1545 ईस्वी में कालिंजर को माना जाता है। एकदम इसका नाम को रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। अरेंज करने के लिए पूछता है और डायरेक्ट भी पूछ लेता है। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 ईस्वी में। पर्दा शासन का अंत करता है 15 प्रथा का कब? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है 1563 में। ऐसे ही इनको याद रखिएगा, अरेंज करने भी बनते हैं क्वेश्चन। जजिया कर की समाप्ति काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1564 ईस्वी में करता है। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, जजिया कर, बहुत पूछा हुआ सवाल है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी को परिवर्तित करता है कब? 1571 में। इबादत खाने की स्थापना करता है जिसको पूजा गृह कहते थे, 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा, ये भी यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया, 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा करता है। देखिए हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, जो नया नाम है इसको थोड़ा कठिन लगा छोड़ के चल देंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। दीन इलाही की स्थापना कब होती है? 1582 ईस्वी में हुई है। इलाही संवत की शुरुआत करता है अकबर कब? 1583 ईस्वी में। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के बारे में देख लिया जाएगा। महान सम्राट होता है 1556 से 1605 ईस्वी का टाइम पीरियड है। अकबर का जन्म कहाँ होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अमरकोट के राणा थे, अमरकोट के राजा थे जिनका नाम था राणा वीरसाल, इनके महल में होता है। उसकी माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और इसके पिता को आप लोग जान ही रहे हैं, कौन है? हुमायूं। कब इसका जन्म होता है? जब हुमायूं का निर्वासन टाइम पीरियड था, मतलब इसको जब भगा दिया जाता है तब इसका जन्म होता है 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक होता है 13 साल की उम्र में। कब होता है? 14 फरवरी 1556 को कलानौर में होता है। और इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां के द्वारा ईंटों के सिंहासन पर बैठाया गया था, वहीं पे इसका राज्याभिषेक किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कलानौर में हुआ था। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जबकि दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबर के दीवान जिनका नाम था टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र दहशाला व्यवस्था में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम क्या था? तानसेन, काफ़ी प्रसिद्ध थे, इनके बारे में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? याद रखिएगा कंठाभरण विलास, इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई थी? तानसेन ने दी थी। किसने? अकबर ने। तानसेन का मूल नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा रामतनु पांडे इनका नाम था। अकबर के दरबार के चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत और बसावन, नाम एकदम रट लीजिएगा चित्रकार, क्योंकि जहांगीर के और इन सब के जो चित्रकार हैं ये काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब्दुल समद अकबर के, दसवंत और बसावन, ये तीनों किसके दरबार के चित्रकार थे? अकबर के। बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मनसबदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? अकबर ने। फैजी ने लीलावती, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लीलावती की रचना करते हैं कौन? फैजी। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ये अकबर किसके समकालीन था? ये क्वेश्चन पूछा गया था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन कौन था भारत में? तो अकबर था। अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 ईस्वी में होती है। पेचिस रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ऑप्शन में आगरा और सिकंदरा दिया जाता है। अगर आप आगरा के रहने वाले होंगे या अभी कभी आप आगरा घूमने गए होंगे और वहाँ पे सिकंदरा अकबर के मकबरे जाएंगे तो आप लोग आगरा लगा देंगे, लेकिन आगरा नहीं लगाना है, सिकंदरा में इसका लगाना है, क्योंकि आगरा से थोड़ी ही दूर पे सिकंदरा है और वो आगरा में ही होता है। आगरा में इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और इसका सिकंदरा में इसको दफनाया जाता है। अगर ऑप्शन में सिकंदरा नहीं है तब आप आगरा के साथ जाइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे की क्लास को देखेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बस बार बार पढ़ते रहिए। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थेरा क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे मुगल साम्राज्य को। देखते हैं जहांगीर के बारे में। इसका टाइम था 1605 से 1627 ईस्वी।
जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को। अकबर के ये बेटा था जिसका नाम था जहांगीर। इसके बचपन का नाम पूछा जाता है सलीम था। इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। किसकी गर्भ से होता है? मरियमुज़्ज़मानी, राजा भारमल की बेटी थी। जो आमेर के राजा थे इनकी भारमल की बेटी थी। मरियमुज़्ज़मानी की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने इनको मरियमुज़्ज़मानी की उपाधि दी थी। चलिए आगे बात करेंगे। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, जिसका क्या नाम था? जिनका नाम था अर्जुन देव, इनको फांसी दिलवा दी थी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी? तो सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। किस कारण से दिलवाई थी? क्योंकि जहांगीर का बेटे खुसरो की ये सहायता कर रहे थे। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसको कौन सी उपाधि दी थी? नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां ने एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। कहाँ पर है ये आगरा में है, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा, ये जड़ाव का काम किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी इमारत है जिसमें पहली बार पित्रादुरा का ये जड़ाव का काम किया गया था? तो यही है एतमादुद्दौला का मकबरा। नूरजहां ने बनवाया था। कहाँ पर? आगरा में, अपने पिता की याद में। ये एतमादुद्दौला जो थे नूरजहां के पापा थे। आगे बात करेंगे जहांगीर के श्रेष्ठ पुत्र जिसका नाम था खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर का शासनकाल किसके लिए फेमस था? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। काफ़ी बार इनके चित्रकारों के नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। मैंने कल बताया था अकबर के दरबार के चित्रकार और जहांगीर के दरबार के, इनको तो याद ही रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। जहांगीर की आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। आगे देखेंगे प्रमुख स्थापत्य हैं। स्थापत्य आगरा का फोर्ट, मतलब आगरा का किला कहाँ पर है? आगरा में है। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। टाइम था 1565 से 1573 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी जानते ही हैं, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। आगरा से थोड़ी ही दूर पे ये स्थित है। 1531 से 1585 इसका टाइम पीरियड था। ताजमहल शाहजहां ने 1631 से लेकर के 1648 के टाइम में इसने इसका निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली की, देखिए जामा मस्जिद अगर दिल्ली की पूछेगा तो शाहजहां ने बनवाई थी 1650 से लेकर के 1656। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1638 से 48 के बीच में। और बीबी का मकबरा, ये काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था 1651 से 1661 के बीच में। बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जिसका नाम था जेम्स प्रथम का राजदूत, उसका क्या नाम था? टॉमस रो। क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो। किसका राजदूत था ये? जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एक बार क्वेश्चन बना था कि जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट राजदूत टॉमस रो किसका राजदूत था? तो ये जेम्स प्रथम का था या ब्रिटिश कंपनी की तरफ से आया था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था। शाहजहां की बात करेंगे तो 1628 से 1658 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। शाहजहां का जन्म होता है जनवरी 1592 में। जहांगीर की पत्नी जिसका नाम था जगत गोसाई, इसके गर्भ से होता है कहाँ पर? लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था इसके बचपन का नाम? खुर्रम। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किससे होता है? आसफ खां की बेटी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और बाद में ही ये मुमताज महल के नाम से विख्यात होती हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद में उसकी याद में शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल, निर्माता कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माता कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। मुगल कालीन कुछ प्रमुख किताबें हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, स्क्रीनशॉट रखिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए तुजू के बाबरी जिसका नाम था बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। बाबर इसका लेखक था, कौन सी भाषा थी? ये भी ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता सवाल है। तारीख़ रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत इसका लेखक था, भाषा थी इसकी फ़ारसी। हुमायूं नामा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा इन्हीं की बहन थी गुलबदन बेगम। इसने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना की थी। कौन सी भाषा थी? फ़ारसी। तारीख़ सलातीन अफ़गान अहमद यादगार ने लिखा था फ़ारसी भाषा में। हबीबुस्सियार एवं कानून हुमायूनी किसने लिखा था? खोंद मीर ने, फ़ारसी भाषा में। तारीख़ शेर शाही, तोहफ़ा अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी ने लिखा था फ़ारसी भाषा में। अकबरनामा तो फेमस ही है, अबुल फजल ने लिखा था फ़ारसी भाषा में। तबकाते अकबरी, देखिए अकबरनामा और तबकाते अकबरी दोनों का लेखक अलग है। निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था फ़ारसी भाषा में। किसको? तबकाते अकबरी को। मुंतखब तवारिख, ये अब्दुल
कादिर बदायूं ने लिखा था फारसी भाषा में। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसका लेखक था मोतमिद खां, फारसी भाषा में इसको लिखा था। तज़किरातुल वाक़ियात, ये लिखा था जोहर अफ्तावची ने फारसी भाषा में। वाक़ियात मुश्ताकी किसने लिखा था? रिज़कुल्लाह मुश्ताकी ने फारसी भाषा में। गाइस इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धर्मत का युद्ध कब होता है? तो धर्मत का युद्ध 1658 में शाही सेना और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय होती है और औरंगजेब इसमें जीत जाता है। इसके बाद में होता है सामूगढ़ का विद्रोह होता है। कब? मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ। इसमें दारा शिकोह की पराजय होती। दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का निर्माण किस नाम से करवाया था? तो यही पूछा जाता है सवाल, सिर्रे अकबर के नाम से कराया था। शाहजहां की मृत्यु होती है 22 जनवरी 1666 ईस्वी में और उसके बाद में राजा बनता है, सम्राट बनता है कौन? औरंगजेब। ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। औरंगजेब की बात करेंगे, टाइम था इसका 1658 से 1707 ईस्वी। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को। कहाँ पर? उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक कराया। इसके दोनों राज्याभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। पहली बार कराता है जुलाई 1658 में और उसके बाद में राज्याभिषेक कराता है जून 1659 में। कहाँ पर करता है? दिल्ली में। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म का स्वीकार न करने के कारण सिखों के नवे गुरु, जिनका नाम था तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा दी थी। कब? 1675 ईस्वी में। अभी हमने जहांगीर का पढ़ा था, वो कौन थे? अर्जुन देव थे। और ये सिखों के नवे गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर। इनकी हत्या कौन करवाता है? ये औरंगजेब कराता है। आगे बात करेंगे, औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो याद रखिएगा वीणा। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था और औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी या 3 मार्च को 1707 को अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये बहुत कट्टर था, फिर भी याद रखिएगा, सब पूछा जाता है कि किसके दरबार में, किस मुगल सम्राट के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते थे? तो हिंदू लोग जो थे ये औरंगजेब के टाइम में ही थे, याद रखिएगा। इस बात से लोग शक भी करते हैं, पता नहीं ये इतना कट्टर था कि नहीं, लोगों ने ऐसा बना रखा है, लेकिन याद रखिएगा औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही सबसे ज़्यादा हिंदू लोग इसके दरबार में काम करते थे। आगे बात करेंगे, मुगल शासन व्यवस्था क्या थी? मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, मीर बख्शी, ये टर्म याद रखिएगा। मीर बख्शी किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द का अर्थ होता है भू राजस्व से संबंधित था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात कहलाता था। अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से देख लीजिएगा। अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा था? 4, पोलज, परती, चाचर और बंजर। मुगल बादशाह और उनके मकबरे, इनसे क्वेश्चन बनता है, मिलान करने के लिए अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है। बाबर का मकबरा कहाँ पर था? काबुल में था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदरा, कहाँ पर है सिकंदरा? आगरा से कुछ ही दूर पर। अगर ऑप्शन में आगरा सिकंदरा दोनों रहेगा तो आप सिकंदरा के साथ जाइएगा, सिकंदरा नहीं है तब उसके बाद आगरा के साथ जाना है, राइट। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर था? लाहौर, शाहदरा लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा जानते ही आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद, दौलताबाद में स्थित है। आज की कंप्लीट होती है क्लास, आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद में मराठे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। रिवीजन बार बार करते रहिए, उसी से हम लोगों का अच्छे भला होगा, ठीक है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे कितना पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3 क्लासेस। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग आज देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले वही आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। चलिए आगे देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे वो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को कड़ी बनाकर आप पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तभी समझ में आता है। देखेंगे शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। आप लोग जानते हैं पहले से। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था।
इनके जन्म के बारे में याद रख लीजिएगा, 6 अप्रैल 1627, या कहीं कहीं पे दिया रहता है कि 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। आगे देखेंगे, शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनके माता का नाम था जीजाबाई। देखिए क्वेश्चन का जो ट्रेंड है थोड़ा सा बदल रहा है, माता पिता को भी याद रख लिया करिए क्योंकि पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली थी और इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। याद रखिएगा, पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 ईस्वी में। किसके बीच? शिवाजी ने मुगलों के बीच की थी और मुगलों में प्रतिनिधि कौन था? राजा जयसिंह। क्लियर? आगे चलते हैं। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। किसके बीच? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच होती है। अगर राजा जयसिंह नहीं है तो शिवाजी और मुगलों के बीच है, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। आगे बात करेंगे, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, इनका क्रम लगाने के लिए दिया गया था कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, अफजल खां की हत्या कब हुई और ये पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति जिनका नाम था अफजल खां, इसकी हत्या की थी। कब? 1665 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। एक लाइन में समराइज करें तो इसका हो जाएगा, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। किसने कराया था? काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। क्लियर? क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद अष्टप्रधान नाम की कहाँ पर थी? मराठा प्रशासन में थी। आगे देखेंगे, अष्टप्रधान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पेशवा यहाँ से बनता है। अष्टप्रधान में सबसे जो बड़ा मंत्री था वो क्या था? पेशवा। कौन था? राजा का प्रधानमंत्री पेशवा कहलाता था। वित्त एवं राजस्व मंत्री अमात्य कहलाता था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पेशवा कौन था? अमात्य। यह दे देगा वित्त एवं राजस्व मंत्री। मराठा साम्राज्य में वित्त एवं राजस्व मंत्री का कार्यभार कौन देखता था? तो अमात्य। वाक्य नवीस या मंत्री, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। कौन? वाक्य नवीस या मंत्री। सचिव की बात करेंगे, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर, ये विदेश मंत्री था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विदेश मंत्री को मराठा साम्राज्य में क्या कहते थे? सुमंत या दबीर। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था और जो न्यायाधीश थे वो मुख्य न्यायाधीश। राइट? देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नाम से क्लियर हो जाएंगी। पेशवा है, सबसे बड़ा होगा, राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य, वाक्यनवीस, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमात्य याद रखिएगा, वित्त और राजस्व का। वाक्यनवीस क्या था? जो दैनिक कार्यों का देखभाल करता था, वही वाक्यनवीस या मंत्री कहलाता था। पंडित राव को आप लोग देख लेंगे, जो पंडित होते हैं वो ज़्यादातर धार्मिक कार्यों से लगे रहते हैं, तो धार्मिक कार्यों का। और न्यायाधीश जो है वो मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करेंगे, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंज करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, संभाजी। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक शासन किया। संभाजी के बाद में राजाराम को देखिए, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजाराम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजाराम ने संभाजी के पुत्र, जिनका नाम था शाहू, के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। संभाजी, राजाराम ने किसके? संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजाराम की मृत्यु के बाद में इनकी विधवा थी ताराबाई। इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र, जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय, को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद में देखिए शाहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। क्लियर? आगे चलते हैं। चौथ एवं सरदेशमुखी, बहुत बार हर दूसरी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। चौथ या सरदेशमुखी क्या थे? मराठा काल में भूमिकर एवं राजकीय आय के ये स्रोत थे। प्रमुख पेशवा कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अरेंज करने के लिए वनडे एग्जाम है तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अगर पीसीएस वगैरह आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। बालाजी विश्वनाथ, टाइम था 1713 से 1720 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम, टाइम था 1720 से 1740 ईस्वी। बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य स्थापित किया था। किसने? पेशवा बाजीराव प्रथम ने। टाइम था 1720 से 1740 ईस्वी।
बालाजी बाजीराव, नाम में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कहीं बालाजी कहीं पेशवा, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बालाजी बाजीराव, टाइम था 1740 से 1761 ईस्वी। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि किसके टाइम में दक्षिण से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे थे मराठे, किसके टाइम में? बालाजी बाजीराव के टाइम में। टाइम कब का था? 1740 से 1761 ईस्वी। क्लियर? आज हमारा ये भी कंप्लीट हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। अगर आप लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास या साइंस के वीडियो नहीं देखे, वो भी पढ़े हुए हैं, आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, लाभ बहुत मिलेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, तबीयत भी सबकी ख़राब चल रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।